हम पढ़ रहे हैं प्राणी कार्यकी में। प्राणी कार्यकी में हम पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र यानी प्राणियों में तंत्रिकीय समन्वय। अब सबसे पहले प्राणियों में तंत्रिकीय समन्वय समझने से पहले आप लोगों को अब तक जो मैंने बताया है उस बताए हुए को एक बार फिर से रिवाइज करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा है समस्थापन, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा है समस्थापन किस प्रकार से बनाया जाता है। तो उसमें बताया था आपको कि दो तंत्र, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर हमारे शरीर में समस्थापन बनाए रखते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा है तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति कैसे होती है, और उसके पश्चात हमने पढ़ा है तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार। अब तंत्रिका कोशिकाओं के विभिन्न प्रकारों में हमने खूब पढ़ा है कि तंत्रिका कोशिकाओं में डेंड्रोन होता है, एक्सोन होता है, इनसे किस प्रकार से आवेगों का संचरण होता है ये अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आवेगों के संचरण को समझने से पहले आप लोगों को या हमारे को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि आवेग किसको कहते हैं, कि किसी भी जीव के बाहरी वातावरण में होने वाला परिवर्तन। अब वो जो परिवर्तन हमारा शरीर ग्रहण कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस जो है वो एक्सटर्नल चेंज, चाहे वो टेम्परेचर का हो, चाहे कोल्ड का हो, चाहे दर्द का हो, चाहे चुभाने का हो, किसी भी प्रकार का, चाहे जलने का हो, किसी भी प्रकार का बाहरी वातावरण में जो परिवर्तन है जिसको हमारा शरीर ग्रहण करता है वही क्या कहलाता है, आवेग या उद्दीपन कहलाता है। ठीक है। अब ये जो आवेगों का संचरण है, ये आवेगों का संचरण तंत्रिकाओं से किस प्रकार से होता है ये अब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो जब हम आवेगों के संचरण की बात करते हैं तो इस आवेगों के संचरण में हमारे को कुछ चीजें या कुछ बातों का हमारे को ध्यान रखना होता है। अब इनमें पहली जो बात है वो पहली बात यह है कि आवेग संचरण के समय हमारी तंत्रिकाएं आल और नन इस सिद्धांत का पालन करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आल और नन का सिद्धांत क्या होता है। सुनिए, आल का मतलब होता है पूर्ण और नन का मतलब होता है बिल्कुल नहीं। तो अब हमारे से जब भी पूछा जाए कि ये आल और नन का सिद्धांत क्या होता है तो या तो तंत्रिका के द्वारा आवेग जाएगा या फिर तंत्रिका के द्वारा आवेग नहीं जाएगा। यानी ऐसा कभी भी नहीं होता कि किसी भी आवेग का अधूरा ट्रांसमिशन हो, अधूरा संचरण हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। या तो आवेग का संचरण होगा नहीं और होगा तो आवेग का संचरण पूर्ण रूपेण होगा। फिर उसके बाद में दूसरा, ये जो आवेग या इंपल्स है ये इंपल्स जाता है डेंड्रोन से एक्सोन की ओर। कहां से कहां की ओर जाता है, ये जाता है डेंड्रोन से एक्सोन की ओर। तो आप लोगों से ये भी पूछा जाए कि इंपल्स या आवेग का ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां की ओर होता है तो डेंड्रोन से एक्सोन की ओर। ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरी जो बात आती है वो तीसरी बात आती है कि ये जाता कैसे है, किस विधि के द्वारा। तो इन आवेगों का संचरण होता है विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा होता है, विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये विद्युत रासायनिक विधि क्या होती है। तो अब आप लोगों को इस टॉपिक में मैं विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा आवेगों का संचरण किस प्रकार से होता है ये समझाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल और किस प्रकार से केमिकल ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स ये होते रहते हैं। तो अब यहाँ पर विद्युत रासायनिक विधि को समझने के लिए हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका कोशिका की संरचना का रिव्यू। ठीक है। अब देखो हमने जब इस तंत्रिका कोशिका को पढ़ा था तो इस तंत्रिका कोशिका की संरचना में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जब हम तंत्रिका कोशिका की संरचना देखते हैं तो उसमें दो मुख्य भाग होते हैं। एक तो इसका ये जो आगे वाला बड़ा भाग है, ये आगे वाला बड़ा भाग कहलाता है इसका साइटोन। ठीक है। ये वाला भाग कौन सा है, साइटोन। और इसी साइटोन भाग को हम कहते हैं कोशिका काय। अब इस साइटोन भाग में आप लोग ये अंगुलियों के समान संरचना देखते हैं। इसी अंगुलियों के समान संरचना को हिंदी में तो कहते हैं द्रुमिका और अंग्रेजी में इसको कहते हैं डेंड्रोन। तो द्रुमिका यह कौन है, डेंड्रोन। ठीक है। अब इस द्रुमिका या डेंड्रोन से नीचे की ओर एक लंबा पतला तंतु निकला रहता है। अब ये जो नीचे की ओर निकला हुआ लंबा और पतला तंतु है यही लंबा और पतला तंतु कहलाता है एक्सोन। और इसी एक्सोन को हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये संरचना तो हम पहले ही तंत्रिका कोशिका की संरचना में
पढ़ चुके हैं, तो आगे ये संरचना हमारे काम में आने वाली है। सुनिए, अब यहाँ पर आवेग का संचरण कहां से कहां की ओर होता है। तो आवेग जब भी किसी तंत्रिका में प्रवेश करता है तो वो आवेग प्रवेश करता है डेंड्रोन से, और कहां से, इस डेंड्रोन से होता हुआ यहां से निकलकर आगे की ओर प्रस्थान करता है। तो आवेग का संचरण तंत्रिका में कहां से कहां की ओर होता है, डेंड्रोन से एक्सोन की ओर होता है। अब ये आवेग का संचरण अभी मैंने कहा कितनी विधियों से होता है, दो विधियों से, एक तो इलेक्ट्रिकल और दूसरी होती है केमिकल। अब इलेक्ट्रिकल कैसे और केमिकल कैसे, तो इन दोनों चीजों को हम समझने वाले हैं, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को इस चीज में, या पहले अध्ययन की सुविधा के लिए हम पढ़ रहे हैं विद्युत समय है, यानी किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल ट्रांसपोर्टेशन होता है इम्पल्स का। ठीक है, कि इम्पल्स का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर समझिए, ध्यान से समझिएगा। उस चीज को समझने के लिए, इलेक्ट्रिकल को समझने के लिए हम इसका थोड़ा सा भाग लेकर, यहाँ पर एक्सोन वाला भाग लेकर यहाँ पर उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं, यानी बड़ा बनाकर देखते हैं। यहाँ से भाग लिया। अब जब हम इस तंत्रिका का भाग लेते हैं तो ये तंत्रिका की झिल्ली है, ठीक है, और तंत्रिका की झिल्ली को हम तंत्रिका की झिल्ली, और अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं एक्सोलेमा। तो ये इसके बाहर का आवरण कौन है, एक्सोलेमा। अब देखो, ये तंत्रिका के बाहर का वातावरण है, ये भी तंत्रिका के बाहर का वातावरण है, और ये तंत्रिका के अंदर का वातावरण है। समझ में आ गई वाली बात, यानी यहाँ पर तंत्रिका का कोशिका द्रव है और ये तंत्रिका के कोशिका के बाहर का द्रव है। अब बाहर के द्रव को बाह्य कोशिका द्रव कह सकते हैं, अंदर वाले को अंतर कोशिका द्रव कह सकते हैं। और इस अंतर कोशिका द्रव को इंट्रासेलुलर फ्लूइड, यानी शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ICF, और इसको क्या लिखेंगे, बाहर वाले द्रव को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। समझ में आ गई वाली बात, ECF। तो कोशिका, तंत्रिका कोशिका के बाहर वाला तो क्या कहलाएगा, ECF, और तंत्रिका कोशिका के बीच वाला क्या कहलाएगा, ICF। अब ये जो तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका की इस एक्सोन में कौन कौन सी चीजें होती है, तो इसके एक्सोन में निम्न चीजें पाई जाती है। ठीक है, अब ये चीजें कौन कौन सी है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब हम इसकी संरचना देखते हैं तो इसकी संरचना में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, कुछ ये संरचनाएं हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है, तो यहाँ पर ये जो संरचना आप लोग देख रहे हैं, ये संरचना कहलाती है सोडियम पोटेशियम पंप। ध्यान से समझते जाइएगा, सोडियम पोटेशियम पंप पहली संरचना तो है ये। ठीक है, फिर उसके बाद में ये दूसरी जो संरचना है, ये दूसरी संरचना है सोडियम वोल्टेज गेट। ध्यान से समझिएगा, सोडियम वोल्टेज गेट, वोल्टेज गेट। तीसरी जो संरचना है ये है पोटेशियम वोल्टेज गेट। तो इस प्रकार से आप लोग इनको जब देखते हैं, जब हम इनको देखते हैं, पोटेशियम वोल्टेज गेट, तो कितनी चीजें हो गई, तीन चीजें। एक तो सोडियम पोटेशियम पंप हो गया, एक सोडियम का वोल्टेज गेट हो गया, और एक पोटेशियम का वोल्टेज गेट हो गया। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये परिस्थिति है जब हमारी तंत्रिका कोशिका कौन सी अवस्था में है, विश्राम अवस्था में। विश्राम अवस्था का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर ये जो तंत्रिका है, इस तंत्रिका के द्वारा किसी भी प्रकार के आवेगों का संचरण नहीं हो रहा। तो तंत्रिका कौन सी अवस्था में है, विश्राम की अवस्था में है। अब इस विश्राम की अवस्था में ध्यान से सुनिएगा, विश्राम की अवस्था में क्या होता है, विश्राम की अवस्था में सोडियम पोटेशियम पंप चालू रहता है। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप चालू है, यह पंप चालू होने के कारण क्या होता है, इसमें एक बार में 3 सोडियम कहाँ की ओर जाते हैं, बाहर की ओर, और 2 पोटेशियम कहाँ की ओर जाते हैं, अंदर की ओर। ध्यान से समझते जाइएगा, 3 सोडियम तो कहाँ की ओर गए, बाहर की ओर, और 2 पोटेशियम कहाँ की ओर चले गए, अंदर की ओर।
ठीक है। अब जब यहाँ पर सोडियम बाहर की ओर 3 आ रहे हैं, तो इस कोशिका के बाहर का जो द्रव है, इस बाहर के द्रव में सोडियम की मात्रा तो क्या हो जाएगी, ज्यादा, और अंदर के द्रव में किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, पोटेशियम की। तो अब आप लोगों से पूछा जाए कि तंत्रिका कोशिका के बाहरी द्रव में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, सोडियम की, और तंत्रिका कोशिका के आंतरिक द्रव यानी कोशिका द्रव में किसकी मात्रा ज्यादा होती है, पोटेशियम की। ठीक है। अब यहाँ पर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है, फिर भी पोटेशियम कहाँ की ओर गति कर रहा है, अंदर की ओर। बाहर सोडियम की मात्रा ज्यादा है, फिर भी सोडियम कहाँ की ओर गति कर रहा है, बाहर की ओर। तो ये दोनों क्रियाएं सांद्रताओं के विपरीत हो रही है। जब ये दोनों क्रियाएं, ध्यान से सुनिएगा, जब ये दोनों क्रियाएं सांद्रताओं के विपरीत हो रही है, तो अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है, इस सोडियम पोटेशियम पंप की क्रियाविधि किसके विपरीत है, ध्यान से समझते जाइएगा। ये क्रियाविधि है सांद्रता के विपरीत, और सांद्रता के विपरीत जब कोई क्रिया होती है, तो उस क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ऊर्जा का क्या हो रहा है, उपयोग। और जब किसी ट्रांसपोर्टेशन में ऊर्जा का उपयोग होता है, तो इस प्रकार के परिवहन को हम क्या कहते हैं, सक्रिय परिवहन। तो आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये सक्रिय होता है कि निष्क्रिय होता है, तो सोडियम पोटेशियम पंप सक्रिय होता है। क्यों सक्रिय होता है, क्योंकि इसमें क्रिया सांद्रता प्रवणता के विपरीत होती है। सांद्रता प्रवणता का मतलब क्या होता है कि बाहर की ओर सोडियम ज्यादा होता है, फिर भी सोडियम आयन कहाँ की ओर आते हैं, बाहर की ओर, और अंदर की ओर कौन ज्यादा होता है, पोटेशियम, फिर भी पोटेशियम कहाँ की ओर जाते हैं, अंदर की ओर जाते हैं। इतनी सी बातें समझ में आ गई आपको। अब आगे की बात करते हैं। अब देखो, बाहर 3 प्लस बाहर आए और 2 प्लस अंदर गए, तो आप देखेंगे निरंतर अगर यदि ये क्रियाविधि होती रहती है, तो अंदर की ओर प्लस की मात्रा कम हो जाएगी और बाहर की ओर प्लस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई वाली बात। तो अब ध्यान से सुनेगा, जबकि यहाँ पर जो भी स्थिर ऋणावेशित प्रोटीन है, ध्यान से सुनेगा, ऋणावेशित प्रोटीन और बड़े जो ऋणावेशित आयन है, ध्यान से समझिएगा, ये प्रोटीन और आयन जितने पहले थे उतने के उतने उपस्थित है कि नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर उपस्थित है। तो ऋणावेश तो जितना था उतना का उतना है, लेकिन धनावेश की मात्रा निरंतर क्या होती जा रही है, कम। तो अब अंदर की सतह पर तो क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, और बाहर की सतह पर क्या आ जाएगा, धनावेश। तो आप देखेंगे इस सोडियम पोटेशियम पंप के कारण इस तंत्रिकाक्ष की झिल्ली के अंदर की ओर तो कौन आ जाता है, ऋणावेश, और इसके बाहर की ओर कौन आ जाता है, धन आवेश। ठीक है, अंदर की ओर तो कौन आ जाता है, ऋणावेश, और बाहर की ओर कौन आ गया, धनावेश। तो आप देख रहे होंगे इस विश्राम अवस्था में सोडियम पोटेशियम पंप सांद्रता प्रवणता के विपरीत चल रहा है। इस कारण इस झिल्ली के दोनों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो झिल्ली के दोनों ओर विभवांतर उत्पन्न, ठीक है। अब ये जो दोनों ओर विभवांतर उत्पन्न हुआ है, विभवांतर उत्पन्न, ये विभवांतर कब है, ये विभवांतर है विश्राम के समय। इस कारण इस विभवांतर को कहते हैं विश्राम कला विभव, और विश्राम को अंग्रेजी में कहते हैं रेस्टिंग, और कला को कहते हैं मेम्ब्रेन, और विभव को कहते हैं पोटेंशियल। इसी कारण इसको शॉर्ट में लिख देते हैं RMP। तो विश्राम कला विभव, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, इस रेस्टिंग कि जब झिल्ली के दोनों ओर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अंतर हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, विश्राम कला विभव। और इस विश्राम कला विभव का मान जो होता है, ये होता है लगभग -70 मिली वोल्ट। समझ में आ गई ये वाली बात। तो विश्राम कला विभव के उत्पन्न होने का कारण समझ में आया क्या आप लोगों के, ठीक है। अब एक प्रश्न जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि क्या ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली की पारगम्यता दोनों के लिए एक समान होती है, कि सोडियम और पोटेशियम दोनों के लिए एक समान होती है, नहीं। ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली ध्यान से सुनिएगा, पोटेशियम के लिए अधिक पारगम्य होती है। किसकी तुलना में, सोडियम की तुलना में अधिक पारगम्य। समझ में आ गई वाली बात।
सोडियम की तुलना में अधिक पारगम्य होती है, याद रह जाएगी। तो अब अगर यदि हमारे से कहा जाए कि सामान्य अवस्था में विसरण की क्रिया होने दी जाए तो किस सोडियम का तो किस और विसरण होगा और पोटेशियम का किस और विसरण होगा, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। तो उस कंडीशन में अगर यदि सोडियम और पोटेशियम के सामान्य अवस्था में विसरण की बात की जाए तो आपको मालूम है कि विसरण की क्रिया किसी भी पदार्थ की अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। तो अब बताइए सोडियम की सांद्रता कहां की ओर ज्यादा है, बाहर की ओर। पोटेशियम की सांद्रता कहां की ओर है, अंदर की ओर। यदि विसरण की क्रिया होने दी जाए तो पोटेशियम तो अंदर से कहां की ओर आएगा, बाहर की ओर। और अगर सोडियम कहां से कहां की ओर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। समझ गए। अब देखो इस विश्राम की अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं तो इस विश्राम की अवस्था में ये सोडियम का जो गेट है, ये सोडियम का गेट भी बंद है और आप लोग देख रहे होंगे पोटेशियम का गेट भी बंद है। समझ में आ गई वाली बात। अब सोडियम का गेट भी बंद है और पोटेशियम का गेट भी बंद है, तो दोनों गेट इस अवस्था में विश्राम की अवस्था में बंद है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि विश्राम अवस्था में क्या क्या होता है। ठीक है। अब उसके बाद में अब हम देखने वाले हैं तंत्रिका कोशिका को सक्रिय करने की। तो अब सक्रिय करने के लिए बाहरी वातावरण से कोई ना कोई उद्दीपन दिया जाएगा। अब जो भी उद्दीपन या जो भी सूचना दी जाएगी वो सूचना एक निश्चित आवृत्ति की होनी चाहिए, यानी कम से कम इतनी तो ऊर्जा की होनी ही चाहिए। उस ऊर्जा को हम कहते हैं देहली ऊर्जा और उस उद्दीपन को हम कहते हैं देहली उद्दीपन, यानी ये थ्रेशोल्ड वैल्यू का उद्दीपन होना चाहिए। ठीक है। अब देहली उद्दीपन जैसे ही दिया तो देहली उद्दीपन देने के बाद में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देहली उद्दीपन देने पर अब देखो यहां पर ये तो है इस तंत्रिका की झिल्ली, आगे और समझना है हमारे को। ये है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक। फिर उसके अलावा ये है सोडियम का गेट और ये है पोटेशियम का गेट। समझ में आ गई। अब जैसे ही हम देहली उद्दीपन देते हैं तो देहली उद्दीपन देते ही क्या होता है, समझिए। देहली उद्दीपन देते ही ये सोडियम पोटेशियम जो गेट है, सॉरी सोडियम पोटेशियम का जो चैनल है या जो पंप है, ये पंप हो जाता है बंद। सोडियम पोटेशियम का पंप क्या हो गया, बंद। ठीक है। जैसे ही उद्दीपन दिया, उद्दीपन देते ही ये पंप क्या हो गया, बंद हो गया। और पंप के बंद होने के बाद में ये जो सोडियम का गेट है, ये सोडियम का गेट खुल गया। अब गेट खुल गया तो आप बताइए मेरे को, सोडियम कहां से कहां की ओर जाएंगे, अंदर से बाहर जाएंगे कि बाहर से अंदर आएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि सोडियम की सांद्रता इस कोशिका के बाहर यानी बाह्य कोशिका द्रव में क्या होती है, ज्यादा। तो अब इस गेट के खुलते ही सोडियम तेजी से कहां की ओर जाते हैं, अंदर की ओर। अब बताओ अंदर की ओर पहले कौन सा आवेश था, अंदर की ओर पहले था माइनस। तो अब अंदर प्लस जा रहा है तो माइनस को क्या करेगा, उदासीन करेगा। अब उदासीन करेगा तो यहां पर ये तंत्रिका झिल्ली कौन सी अवस्था में आ जाएगी, ये तंत्रिका झिल्ली के दोनों ओर विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है। इसी कारण इस अवस्था को कहते हैं, इस क्रिया को कहते हैं विध्रुवण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विध्रुवण। और इसको अंग्रेजी में कह देते हैं डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। समझ में आ गई। विध्रुवण या डीपोलराइजेशन किसको कहा कि जैसे ही उद्दीपन दिया, उद्दीपन देते ही क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम पंप बंद और सोडियम का गेट खुला। ठीक है। किसका गेट खुला, सोडियम गेट खुला। और गेट खुलते ही कौन अंदर चले गए, तो गेट खुलते ही सोडियम कहां चले गए, अंदर। तो अंदर जाकर अंदर की ओर ऋणावेश तो खत्म हो गया और अब सोडियम ज्यादा अंदर घुस गए तो अंदर की सतह पर कौन उत्पन्न हो गया, धनावेश। अब ये धनावेश जब उत्पन्न हुआ है तब तंत्रिका के द्वारा आवेग का क्या हो रहा है, संचरण हो रहा है। यानी यहाँ पर तंत्रिका कोशिका कार्य कर रही है, इस कारण ये कौन सी अवस्था होगी, सक्रिय अवस्था। और इस सक्रिय अवस्था में ही इस विभवांतर को कहते हैं सक्रिय विभव। तो आप लोगों को सक्रिय विभव उत्पन्न होने का कारण समझ में आ गया होगा, सक्रिय विभव। और इस सक्रिय विभव को अंग्रेजी में कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल। और इस एक्शन पोटेंशियल का जो मान होता है, ये मान होता है 30 मिलीवोल्ट। लेकिन ये 30 मिलीवोल्ट किसका होता है, प्लस का।
तो समझ में आई सक्रिय विभव कैसे उत्पन्न हुआ, ये किसके द्वारा उत्पन्न हुआ, सोडियम के अंदर प्रवेश करने के कारण। अब यहाँ पर देखो इस अवस्था को तो हमने क्या कहा है, डिपोलराइज्ड, लेकिन यहाँ पर भी तो तंत्रिका कोशिका के दोनों ओर भी वो अंतर है। अब जब दोनों ओर भी वो अंतर है, इसी कारण इस अवस्था को कहते हैं ध्रुवित अवस्था। तो पहले तंत्रिका कैसी होती है, ध्रुवित, कैसी होती है, ध्रुवित, फिर कैसे हो जाती है, विध्रुवित। समझ में आ गई वाली बात। अब विध्रुवण जब ये अधिकतम होता है, तो इस विध्रुवण के अधिकतम होने के बाद में अब क्या होगा, तंत्रिका कोशिका को वापस सामान्य अवस्था में लाना होगा। तो उस कंडीशन में ध्यान से सुनिएगा, अब नेक्स्ट कंडीशन जब आएगी, तो उस नेक्स्ट कंडीशन में ये सोडियम का गेट जो अभी खुला था, ये सोडियम का गेट अब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और सोडियम का गेट तो बंद हो गया, और अब ये जो पोटेशियम का गेट है, ये पोटेशियम का गेट थोड़ी सी देर के लिए खुल जाएगा। तो अब बताओ, ये पोटेशियम का गेट जब ये सक्रिय विभव अधिकतम होता है, तो पोटेशियम गेट थोड़ी सी देर के लिए, अल्प समय के लिए, मिली सेकेंड्स के लिए ये गेट खुलेगा। तो अब खुलते ही यहां से कौन बाहर आएंगे, यहां से पोटेशियम बाहर आ जाएंगे। पोटेशियम बाहर आ गए तो अंदर से प्लस आवेश फिर से क्या हो जाएगा, कम। तो अब अंदर की सतह पर वापस से कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋणावेश, और बाहर की सतह पर वापस से कौन सा आवेश आ जाएगा, धनावेश। ठीक है, तो ये अवस्था ध्रुवण को, इस ध्रुवण को वापस से प्राप्त कर रही है, वापस से लाने का काम कर रही है। इसी कारण इस अवस्था को कहते हैं पुनः ध्रुवण। तो पुनः ध्रुवण या रीपोलराइजेशन में क्या हुआ है, ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को, रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब इस रीपोलराइजेशन में क्या हुआ है, इसमें सोडियम का गेट तो बंद हो गया, और सोडियम का गेट बंद होने के बाद में पोटेशियम का गेट खुला, और खुलते ही पोटेशियम बाहर की ओर आ गए, और पोटेशियम के बाहर आते ही फिर ये सोडियम पोटेशियम पंप वापस से क्या हो जाता है, स्टार्ट, और फिर से 2 पोटेशियम कहां की ओर, अंदर की ओर, और 3 सोडियम कहां की ओर, बाहर की ओर। और जैसे ही ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, ध्रुवण अवस्था। तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं कि आवेगों का जब संचरण होता है, तो तंत्रिका प्रारंभिक अवस्था में कैसी होती है, अंदर से ऋणावेशित, फिर धन आवेशित, और फिर वापस से कैसे हो जाती है, ऋण आवेशित हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस के रूप में जब आवेगों का संचरण हो रहा है, इसी कारण इसको कहते हैं विद्युत संचरण। तो किस प्रकार से एक तंत्रिका में आवेगों का विद्युत संचरण होता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब विद्युत संचरण के बाद में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संचरण। क्यों, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि तंत्रिका के द्वारा आवेगों का कौन सा वाला संचरण होता है, विद्युत रासायनिक संचरण। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक संचरण, यानी ये केमिकल ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है, रासायनिक संचरण किस प्रकार से होता है, ध्यान से समझिएगा। समझा दो आप लोगों को। अब सुनिए, रासायनिक संचरण समझने से पहले हमारे को एक संरचना समझनी होगी जिसको हम कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, अब जब हम सिनेप्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये 2 तंत्रिकाएं हैं। कितनी तंत्रिकाएं हैं, 2 तंत्रिकाएं हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो तंत्रिका, पहली तंत्रिका है, ध्यान से सुनिएगा, ये पहली तंत्रिका है और ये दूसरी तंत्रिका है। तो यहाँ पर आप लोग इस जंक्शन को देखेंगे तो दोनों तंत्रिकाओं की झिल्लियां एक दूसरे से पूर्ण रूपेण जुड़ी हुई नहीं होती। इन दोनों के बीच का ये जो जोड़ है, इसी जोड़ को हम कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। अब ये सिनेप्स एक्चुअल में होता क्या है, इस सिनेप्स का निर्माण कैसे होता है, तो हम कह सकते हैं कि जो 2 तंत्रिकाओं का जोड़ होता है, वही 2 तंत्रिकाओं का जोड़ क्या कहलाता है, सिनेप्स। अब ये सिनेप्स कैसे बनता है, तो इस सिनेप्स को यहां से हम समझ रहे हैं यहां पर। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिनेप्स की संरचना। तो ये है सिनेप्स की संरचना, ध्यान से देखिए सिनेप्स की संरचना। इस सिनेप्स की संरचना में क्या क्या होता है, ये जो सिनेप्स है, इस सिनेप्स की ये वाली जो संरचना है, ये जो झिल्ली है, ये झिल्ली कहलाती है पूर्व सिनेप्टिक कला। क्या कहलाएगी, पूर्व सिनेप्टिक कला। और इसी को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पूर्व सिनेप्टिक कला। ठीक है, फिर उसके बाद में यहां पर ये जो पूर्व सिनेप्टिक कला जहां पर खत्म हो रही है, उसके बाद में ये नीचे वाली जो है, इस नीचे वाली को कहते हैं पश्चिम सिनेप्टिक कला। ध्यान से समझते जाइएगा। तो एक तो कौन है, पूर्व सिनेप्टिक कला, और एक कौन है,
पश्च सिनेप्टिक कला, ठीक है। और इन दोनों कलाओं के बीच में आप लोगों को एक गैप दिखाई दे रहा होगा, तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप होता है, इसी गैप को कहते हैं सिनेप्टिक दरार। तो इस चित्र में यहां पर आप लोगों के पास में कितनी चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। एक तो कौन हो गई, पूर्व सिनेप्टिक कला, एक हो गई पश्चिम सिनेप्टिक कला, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा कौन हो गया, तीसरा कौन हो गया, पश्चिम सिनेप्टिक कला। यहां से इन दोनों तंत्रिकाओं के जंक्शन को यहां पर हमने ड्रॉ किया है। अब देखो यहां पर ये जो तीनों संरचनाएं हैं, यही तीनों संरचनाएं मिलकर निर्माण करवाती है सिनेप्स का। तो हमारे से पूछा जाए कि एक सिनेप्स में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है, तो एक तो होती है पूर्व सिनेप्टिक कला, एक होती है सिनेप्टिक दरार और एक होती है पश्च सिनेप्टिक कला। अब देखो हम अभी मैंने आपको बताया कि आवेग डेंड्रोन से प्रवेश करता है और एक्सोन से निकलता है, और आपको पहले ही बताया था कि ये जो तंत्रिकाएं होती है, इन तंत्रिकाओं के अंतिम भाग फूले हुए होते हैं, और उन अंतिम फूले हुए भागों को हम कहते हैं सिनेप्टिक घुंडी। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक घुंडी। तो इन तंत्रिकाओं के ये अंतिम फूले हुए भाग क्या कहलाते हैं, सिनेप्टिक घुंडी। अब यहां से ये ऊपर वाली तंत्रिका की सिनेप्टिक घुंडी ये वाली है, तो यहां पर ये कौन है, ये पूरी संरचना, ये पूरी संरचना है सिनेप्टिक घुंडी। ध्यान से समझते जाइएगा, सिनेप्टिक घुंडी। अब ये जो सिनेप्टिक घुंडी है, ये सिनेप्टिक घुंडी किसी भी एक्सोन का अंतिम भाग होती है, एक्सोन का अंतिम भाग, यानी आवेग यहां से प्रवेश कर रहा है, ठीक है। अब ये तो इतनी कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों के। अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मैं किसके बारे में बताने वाला हूँ, सिनेप्स के बारे में। तो सिनेप्स क्या होता है, वह स्थान जहां पर दो तंत्रिकाएं जुड़ती है, वही स्थान क्या कहलाता है, सिनेप्स। अब ये जो सिनेप्स होते हैं, ये सिनेप्स होते हैं दो प्रकार के। अब सिनेप्स दो प्रकार के कौन कौन से, पहला जो सिनेप्स है वो पहला सिनेप्स कहलाता है विद्युत सिनेप्स। समझिएगा, विद्युत सिनेप्स किसको कहते हैं। ये जो विद्युत सिनेप्स होता है, ये संख्या में बहुत कम होते हैं, यानी हमारे शरीर में इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन इनमें आवेगों का संचरण तीव्र होता है। संख्या तो कम होती है, ध्यान से सुनिएगा, संख्या तो कम, ये मैं लिख ही देता हूं, संख्या बहुत कम और आवेगों का संचरण तीव्र संचरण होता है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सिनेप्स एक्चुअल में होते क्या है, तो इन सिनेप्स में ये जो सिनेप्टिक दरार होती है, ये सिनेप्टिक दरार लगभग क्या होती है, अनुपस्थित होती है। यानी ये जो बीच वाली दरार आप लोग देख रहे हैं, ये दरार इस सिनेप्स में क्या होती है, अनुपस्थित। यानी दोनों पूर्व सिनेप्टिक कला पश्चिम सिनेप्टिक कला से अटैच होती है। तो अब जब ये कलाएं अटैच है, तो आप लोगों को मैं बताऊं, आवेग प्लस और माइनस के रूप में ही प्रवाहित हो सकते हैं। तो इस सिनेप्स में आवेगों का संचरण किस रूप में हो रहा है, प्लस और माइनस के रूप में हो रहा है। यानी जिस प्रकार से एक्सोन में आवेग का संचरण हो रहा था, उसी प्रकार से इस सिनेप्स में, विद्युत सिनेप्स में आवेग का संचरण होता है। इसी कारण इनकी संख्या कम होती है, इनमें आवेग का संचरण तीव्र होता है। और ये जितने भी सिनेप्स होते हैं, ये सिनेप्स किस में पाए जाते हैं, ये जो भी विद्युत सिनेप्स हमारे शरीर में होते हैं, वो किस में उपस्थित होते हैं, मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। तो बताइए, पहला विद्युत सिनेप्स समझ में आया कि वह सिनेप्स जिसमें सिनेप्टिक दरार अनुपस्थित होती है। अब दूसरे जो सिनेप्स होते हैं, वो दूसरे सिनेप्स कहलाते हैं रासायनिक सिनेप्स। अब रासायनिक सिनेप्स क्या होते हैं वो मैं बता रहा हूं। इन सिनेप्स के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, इन सिनेप्स के अंदर दरार उपस्थित होती है, यानी इनमें सिनेप्टिक दरार उपस्थित होती है। अब जब इनमें सिनेप्टिक दरार उपस्थित है, तो आप लोगों ने बिजली का तार देखा होगा, उस बिजली के तार को हल्का सा भी अगर यदि हम काट दें, तो फिर उससे आगे उसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। तो अब अगर यदि दोनों तंत्रिकाओं के बीच में दरार आ गई, तो दरार आने के बाद में प्लस और माइनस के रूप में आवेग का संचरण होगा क्या, नहीं होगा। तो फिर उस कंडीशन में यहां पर दरार उपस्थित होती है, तो इसके अंदर रसायनों के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, रसायन द्वारा क्या होता है, संचरण होता है। और रसायन के द्वारा संचरण होने के कारण ही इस सिनेप्स को कहते हैं रासायनिक सिनेप्स कहते हैं। तो सिनेप्स कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। अब ये रासायनिक सिनेप्स में जो संचरण होता है,
वो संचरण कैसा होता है, धीमा होता है, और विद्युत सिनेप्स में संचरण कैसा होता है, तीव्र होता है। लेकिन हमारे शरीर में ज्यादातर जो सिनेप्स होते हैं वो सिनेप्स कैसे होते हैं, रासायनिक। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण लिया गया है, ये उदाहरण कौन से सिनेप्स का है, समझ गए होंगे आप लोग, ये है रासायनिक सिनेप्स का। क्यों? क्योंकि विद्युत सिनेप्स में तो आवेग का संचरण बिल्कुल किसके समान होगा, इसे एक्सोन के समान होगा। तो अब हम किसको पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक सिनेप्स को। अब देखिए इस रासायनिक सिनेप्स में क्या होगा, कैसे होगा, वो समझा रहा हूं आप लोगों को। रासायनिक सिनेप्स में क्या क्या चीजें होंगी, ध्यान से सुनिएगा। रासायनिक सिनेप्स, ठीक है। अब रासायनिक सिनेप्स को समझने के लिए देखिए, यहां से आवेग आया, यहां से जैसे ही आवेग आता है इस किस में, सिनेप्टिक गुंडी में। अब सिनेप्टिक गुंडी में आवेग आते ही यहां पर कुछ परिवर्तन होते हैं। तो यहां पर एक तो कैल्शियम के लिए पारगम्यता बढ़ जाती है, ध्यान से समझते जाइएगा। पहला परिवर्तन क्या हुआ, कैल्शियम के लिए पारगम्यता बढ़ना। अब कैल्शियम के लिए पारगम्यता बढ़ गई तो यहां से बाहर से कौन अंदर जाएगा, कैल्शियम, ठीक है। अब ये कैल्शियम अंदर जाने के बाद में क्या करवाता है, अंदर की ओर छोटी छोटी पुटिकाओं का निर्माण करवाता है, जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं। अब ये जो छोटी छोटी पुटिकाएं बनी है, इन पुटिकाओं को कहते हैं सिनेप्टिक पुटिका। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक पुटिका। अब ये जो सिनेप्टिक पुटिका है, इसी सिनेप्टिक पुटिका में किसका निर्माण करवाता है, सिनेप्टिक पुटिका का। अब ये जो सिनेप्टिक पुटिका है, इस पुटिका को जब आप लोग गौर से देख रहे हैं तो इस पुटिका में एक द्रव भरा हुआ है, और वो द्रव इस तंत्रिका की सूचना को आगे वाली तंत्रिका में ले जा रहा है। इसी कारण उस द्रव को कहते हैं तंत्रिका प्रेसी रसायन। कौन सा रसायन होता है, तंत्रिका प्रेसी रसायन, ठीक है। तो यहाँ पर तंत्रिका प्रेसी रसायन से भरी हुई पुटिकाओं का निर्माण होता है। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, तंत्रिका प्रेसी रसायन, देखो पहला परिवर्तन, जैसे ही उद्दीपन यहाँ पर आया, यहाँ पर आते ही पहला परिवर्तन क्या हुआ, कैल्शियम के लिए पारगम्यता बढ़ी। कैल्शियम की पारगम्यता बढ़ते ही सिनेप्टिक पुटिकाओं का निर्माण हुआ। सिनेप्टिक पुटिकाओं में कौन भरा हुआ है, सिनेप्टिक पुटिकाओं में भरा हुआ है तंत्रिका प्रेसी रसायन। तो यहाँ पर दूसरा परिवर्तन हो रहा है तंत्रिका प्रेसी रसायन से, ध्यान से सुनते जाइएगा। तंत्रिका प्रेसी रसायन से भरी हुई पुटिकाओं का निर्माण, ठीक है। तो तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, पुटिकाओं का निर्माण, सिनेप्टिक पुटिका का क्या हो गया, निर्माण हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में तीसरा परिवर्तन की जब हम बात करते हैं तो वो परिवर्तन क्या होता है, सुनिए। अब ये जो पुटिकाएं हैं, ये पुटिकाएं सिनेप्टिक दरार में आकर क्या हो गई, फट गई, ठीक है। तो तीसरा परिवर्तन हुआ कि ये पुटिका द्वारा रसायन कहां पर मुक्त हो गया, पुटिका द्वारा रसायन दरार में मुक्त हो जाता है। कौन सी दरार में, सिनेप्टिक दरार में मुक्त हो जाता है। अब सिनेप्टिक दरार में जैसे ही रसायन मुक्त हुआ तो रसायन मुक्त होते आप लोग पश्च सिनेप्टिक कला पर ऐसी संरचना देख सकते हैं। ये पश्च सिनेप्टिक कला पर जो उपस्थित संरचना है ये कहलाती है ग्राही। क्या कहलाती है, ग्राही, रिसेप्टर। तो अब आगे वाला परिवर्तन क्या होता है, आगे वाला परिवर्तन ये होता है चौथा परिवर्तन, जिसको हम कहेंगे ये रसायन जो तंत्रिका प्रेसी रसायन है, ये रसायन किस से जुड़ जाता है, ग्राही से जुड़ जाता है। ग्राही कहां पर उपस्थित है, पश्च सिनेप्टिक कला पर उपस्थित है। तो ये किससे जुड़ गया, ग्राही से जुड़ता है। और ग्राही से जुड़ने पर क्या होता है, ग्राही से जुड़ने पर क्या होता है, ग्राही से जुड़ने पर ये जो सोडियम के चैनल है, ये सोडियम के लिए फिर पारगम्यता बढ़ जाएगी। और सोडियम जैसे ही अंदर जाएगा तो सोडियम के चैनल, ध्यान से सुनना, सोडियम के चैनल या सोडियम के गेट खुल जाएंगे। और गेट चैनल खुलने से सोडियम का क्या हो जाएगा, प्रवेश। और जैसे ही सोडियम का प्रवेश होगा तो तंत्रिका में, आगे वाली तंत्रिका में उद्दीपन पहुंच जाएगा। समझ में आई क्या ये वाली बात, बैठी कि नहीं बैठी। तो जैसे ही यहाँ पर सूचना आई, सूचना आते कैल्शियम के लिए पारगम्यता बढ़ी, कैल्शियम के लिए पारगम्यता बढ़ते ही
तंत्रिका प्रेषक रसायन से भरी हुई पुटिकाओं का क्या हुआ, निर्माण। और तंत्रिका प्रेषक रसायन से भरी हुई ये पुटिकाएं दरार में मुक्त हो गई। दरार से रसायन जाकर किससे जुड़ गया, पश्च सिनेप्टिक कला के ग्राही से जुड़ गया। और पश्च सिनेप्टिक कला के ग्राही से जुड़ते ही पश्च सिनेप्टिक कला के सोडियम के गेट क्या हो गए, खुल गए। और उन गेट के खुलते ही क्या हुआ, वो आगे वाली तंत्रिका में उद्दीपन स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, अब ये तंत्रिका प्रेषक रसायन क्या होता है वो भी थोड़ा सा आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो तंत्रिका प्रेषक रसायन होता है, ये तंत्रिका प्रेषक रसायन सामान्य अवस्था में होता है एसिटाइल कोलिन। कौन होता है, एसिटाइल कोलिन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये एसिटाइल कोलिन क्या होता है, ठीक है, या इस एसिटाइल कोलिन का यहाँ से सूचना जाने के बाद में क्या होता है। तो इसका सूचना जाने के बाद में यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कोलिन एस्टरेज। क्या नाम है, कोलिन एस्टरेज। ये एंजाइम इस एसिटाइल कोलिन को दो चीजों में तोड़ देता है। एक तो तोड़ता है एसीटेट और प्लस में दूसरा बना देता है कोलिन। एसीटेट प्लस कोलिन। और जब एसीटेट और कोलिन में बदल देता है तो ये एसीटेट और कोलिन वापस से इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वापस से अंदर प्रवेश करके नए एसिटाइल कोलिन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से लगातार एसिटाइल कोलिन का क्या होता रहता है, चक्रण। यानी यहाँ से एसिटाइल कोलिन मुक्त हुआ, यहाँ पर कोलिन एस्टरेज उसको वापस किस में तोड़ देता है, एसिटेट और कोलिन में, और उनको वापस से पूर्व सिनेप्टिक कला अवशोषित करके फिर से नए एसिटाइल कोलिन का निर्माण कर देती है। अब सुनिए, ये जो तंत्रिका प्रेषक रसायन है ये तो हो गया मुख्य, तो कौन होता है, एसिटाइल कोलिन। अब ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो तंत्रिका की इस आगे वाली तंत्रिका की क्रियाविधि को बढ़ाने वाला और एक इसकी क्रियाविधि को घटाने वाला हो सकते हैं। या तो उसको और तेज कर दे या फिर उसकी क्रियाविधि को रोक दे। तो अगर यदि ये उसकी क्रियाविधि को बढ़ाता है तो बढ़ाने पर उसको हम क्या कहेंगे, प्रेरक। ठीक है, बढ़ाने पर उसको क्या कहेंगे, प्रेरक। और इस प्रेरक का उदाहरण कौन है, इस प्रेरक का उदाहरण है एसिटाइल कोलिन। कौन है, एसिटाइल कोलिन। और अगर यदि वो उसको घटाता है यानी उसकी क्रियाविधि को कम कर देता है तो घटाता है, तो ऐसे तंत्रिका प्रेषक रसायन को हम क्या कहते हैं, संनमक। और इस संनमक का उदाहरण कौन है, इसका उदाहरण आप लोग जानेंगे डोपामीन होता है और इसके अलावा एक होता है गाबा। कौन होता है, गाबा, जिसको हम गामा एमिनोब्यूटाइरिक एसिड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये आवेगों का संचरण रासायनिक विधि के द्वारा भी और विद्युत विधि के द्वारा भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब रासायनिक विधि और विद्युत विधि के द्वारा आवेग का संचरण समझ में आने के बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिकाओं के द्वारा आवेग का संचरण हो गया, तंत्रिकाओं की संरचना हो गई। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मस्तिष्क की संरचना, मेरुरज्जु की संरचना और उनके कार्य।